नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास पर आधारित हमारी इस खास और तेज तरार ऐतिहासिक चर्चा में सभी का स्वागत है। इंसान के बनाए पहले पत्थर के औजारों से लेकर गुप्त साम्राज्य के शानदार स्वर्ण युग तक की इस पूरी यात्रा को आज हम गहराई से समझेंगे। आइए हजारों सालों के इस लंबे सफर को जल्दी से इन 5 अहम पड़ावों में बांटकर देखते हैं। पहला, सिंधु और वैदिक सभ्यता। दूसरा, नए धर्म और महाजनपद। तीसरा, मौर्य साम्राज्य का उदय। चौथा, मौर्योत्तर काल के राजवंश। और अंत में पांचवा, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, सिंधु और वैदिक सभ्यता। शुरुआती बिंदु पर नजर डालें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। 5 लाख ईसा पूर्व के उन शुरुआती शिकारियों से लेकर मेहरगढ़ में 6000 ईसा पूर्व की खेती, फिर 2350 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की बेहतरीन शहरी योजना और 1500 ईसा पूर्व में वैदिक युग का आरंभ, सच में ये इंसानी विकास की एक बहुत बड़ी छलांग थी। इन 2 सभ्यताओं के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो बेहद दिलचस्प है। एक तरफ हड़प्पा सभ्यता थी, बिल्कुल शहरी, शांतिप्रिय, जिनका पूरा फोकस व्यापार पर था और जो पक्की ईंटों और कांसे का इस्तेमाल करते थे। वहीं दूसरी तरफ वैदिक सभ्यता थी, जो पूरी तरह ग्रामीण और पशुपालन पर निर्भर थी, जहां घोड़ों वाले रथ दौड़ा करते थे और आगे चलकर लोहे के औजारों का भरपूर इस्तेमाल होने लगा। हैरानी होती है ये देखकर कि सिंधु घाटी के वो शहर अपने समय से कितने ज्यादा एडवांस थे। ग्रिड सिस्टम पर बसे शहर, मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार, बेहतरीन जल निकासी और मातृ देवी व पशुपति की पूजा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है इनकी चित्रलिपि, जिसमें 64 मूल चिन्ह हैं और जिसे बड़े बड़े विद्वान आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। वहीं जब हम वैदिक युग की तरफ बढ़ते हैं तो समाज का पूरा ढांचा पवित्र ग्रंथों के इर्द गिर्द सिमटता दिखता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा गया और यही आर्यों के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का आधार बन गए। इसी समय राजनीति भी बदली। अब जन यानी कबीले मुख्य केंद्र बन गए, जहां राजा की मदद के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं बन चुकी थी। समाज जैसे जैसे आगे बढ़ा, हम पहुंचते हैं दूसरे पड़ाव पर, नए धर्म और महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते रूढ़िवादी कर्मकांडों के खिलाफ एक बहुत मजबूत लहर उठी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में। 24वें तीर्थंकर महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने ही वेदों की सर्वोच्च सत्ता को नकार दिया और अहिंसा व निजी नैतिकता पर सबसे ज्यादा जोर दिया। जहां जैन धर्म का सबसे बड़ा लक्ष्य कैवल्य यानी मोक्ष था, वहीं बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण पाना था। इन धार्मिक बदलावों के बीच राजनीतिक नक्शा भी पूरी तरह बदल रहा था। पूरा उत्तर और मध्य भारत अब ठीक 16 महाजनपदों में बंट चुका था और जाहिर है इन विशाल राज्यों और गणराज्यों के बीच सबसे ताकतवर बनने की एक भयंकर होड़ मच गई। इन 16 महाजनपदों की रेस में मगध ने सबको पीछे छोड़ दिया। ये एक एक करके हुआ। पहले हर्यंक वंश के बिंबिसार ने कूटनीति और शादियों के जरिए रिश्ते बनाए, फिर शिशुनाग वंश ने अवंती पर कब्जा जमाया और अंत में नंद वंश के महापद्मनंद ने तो एक इतनी विशाल सेना खड़ी कर दी कि कहा जाता है इसके बारे में सुनकर सिकंदर महान के सैनिक भी डर से कांप गए थे। यहीं से नींव पड़ती है हमारे तीसरे हिस्से की, मौर्य साम्राज्य का उदय। मगध की इसी सैन्य ताकत ने 322 ईसा पूर्व में उस वक्त एक नया मोड़ लिया, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने शानदार रणनीतिकार चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश को उखाड़ फेंका और पूरे भारत को एक साम्राज्य के नीचे ला खड़ा किया। बिंदुसार के बाद चंद्रगुप्त के पोते अशोक का समय आया, जिन्होंने 261 ईसा पूर्व के भयंकर कलिंग युद्ध के बाद इस साम्राज्य की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। कलिंग युद्ध के भारी खून खराबे ने एक अभूतपूर्व वैचारिक बदलाव को जन्म दिया। अशोक ने तय किया कि अब कोई भौतिक विजय नहीं होगी, बल्कि सांस्कृतिक विजय होगी। युद्ध के नगाड़ों यानी भेरी घोष की जगह अब धम्म घोष ने ले ली। पूरे साम्राज्य में चट्टानों और स्तंभों पर सहिष्णुता, इलाज और यहाँ तक कि पशु कल्याण के संदेश उकेरे गए। लेकिन इस शांति और नैतिक नेतृत्व के पीछे कोई कमजोर प्रशासन नहीं था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों वाले सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है। मौर्य प्रशासन बेहद कड़ा और केंद्रीकृत था, जो 5 प्रमुख प्रांतों में बटा था:
टैक्स वसूली से लेकर गुप्तचरों और जनगणना अधिकारियों का एक विशाल जाल पूरे साम्राज्य में बिछा हुआ था। मगर इतिहास का एक कड़वा सच है, साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकते। मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या के बाद जो शक्ति का खालीपन आया, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब इतना विशाल और एकजुट साम्राज्य अचानक टूटता है, तो इस उपमहाद्वीप का आखिर होता क्या है? इस सवाल का जवाब मिलता है हमारे चौथे पड़ाव में, मौर्योत्तर काल के राजवंश। ये वो दौर था जब भारत एक सच्चे मेल्टिंग पॉट में बदल रहा था। उत्तर पश्चिम से कई विदेशी संस्कृतियां आईं और यहीं की होकर रह गईं। हिंद यूनानियों ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। शकों ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। ईरान से पार्थियान आए और फिर कुषाणों ने सिल्क रूट पर अपना कब्जा जमाया, जहां कनिष्क के नेतृत्व में चौथी बौद्ध संगीति भी आयोजित हुई। और जब उत्तर भारत में ये सब हो रहा था, तब दक्कन में सातवाहन वंश ने करीब 300 सालों तक राज किया और उत्तर से दक्षिण के बीच एक मजबूत पुल का काम किया। उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्धों को टैक्स फ्री जमीन दान देने की शुरुआत की, सीसे के सिक्के चलाए और सबसे कमाल की बात, एक पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद इन शासकों ने बड़े गर्व से अपनी माताओं के नाम अपने नाम के आगे जोड़े, जैसे कि गौतमीपुत्र शातकर्णी। इन सभी उथल-पुथल और विकास के बाद हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे शानदार पड़ाव पर, गुप्त साम्राज्य यानी भारत का स्वर्ण युग। सत्ता को एक बार फिर से समेटने का ये सिलसिला 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के गुप्त संवत के साथ शुरू हुआ। फिर आए समुद्रगुप्त, जिनका सैन्य अभियान इतना विशाल था कि वो कभी कोई युद्ध नहीं हारे। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का वो चरम काल आया, जिनके दरबार में 9 अनमोल रत्न थे, और 415 ईस्वी आते आते महान नालंदा विश्वविद्यालय की नींव भी पड़ रही। लेकिन इस युग को स्वर्ण युग सिर्फ सैन्य ताकत के लिए नहीं कहा जाता। ये मानव उपलब्धियों की बिल्कुल चरम सीमा थी। कालिदास का महाकाव्य साहित्य हो, धन्वंतरी के चिकित्सा ग्रंथ हो, मेहरौली का वो लौह स्तंभ हो जिस पर आज तक जंग नहीं लगा, या फिर शुरुआती हिंदू मंदिरों का निर्माण, ये वो कामयाबियां हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को हमेशा के लिए समृद्ध कर दिया। और इस काल की वैज्ञानिक प्रगति तो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। जरा सोचिए, दुनिया भर के वैज्ञानिकों से सदियों पहले महान खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टीय में गणितीय रूप से ये साबित कर दिया था कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चक्कर लगाती है। विज्ञान की इन्हीं अद्भुत खोजों ने इस युग को असल मायनों में स्वर्ण युग बनाया। प्राचीन भारत की प्रगति की इस अद्भुत कहानी की चर्चा को अब यहीं विराम देते हैं। साधारण पत्थरों को घिसने से लेकर पृथ्वी के घूमने को गणित से साबित कर देने तक का ये जो पूरा सफर है ना, ये इंसानी क्षमता को लेकर हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल कर रख देता है। सोचकर ही रोमांच होता है कि नवाचार और इस तरह के राज्य निर्माण की लंबी उड़ान हमें भविष्य के बारे में क्या-क्या सोचने पर मजबूर करती है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।